साल 1990 में इंडिया और चाइना की इकोनॉमी लगभग एक पेस पर ग्रो कर रही थी, लेकिन इन 32 सालों में ऐसा क्या हुआ कि इंडिया की इकोनॉमी आज भी $5 ट्रिलियन तक नहीं पहुंच पाई और चाइना $14 ट्रिलियन के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन बैठा है। चाइना के पास रशिया और अमेरिका की तरह नेचुरल रिसोर्सेज नहीं हैं, जो कि किसी भी देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन फिर भी चाइना ने कमाल कैसे किया और इंडिया से आखिर कहां पर चूक हो गई? तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाब देंगे। चाइना की आज की कंडीशन को जानने के लिए हमें जाना होगा फ्लैशबैक में। साल था 1949, जब दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क आजाद होता है। तमाम लड़ाइयों और कुर्बानियों की बदौलत एक शख्स इस देश का नेता बनता है, जो अपने देश के लोगों को दिखाता है एक सुनहरा भविष्य, और इस भविष्य के बदले वो वहां के लोगों की जमीनों पर और फैक्ट्रीज पर कब्जा कर लेता है और इस तरह वो वहां के लोगों को बना देता है मजदूर। लेकिन जो भविष्य उसने दिखाया था वो कहीं भी देखने को नहीं मिलता। हालात ये हो गए कि जो देश साल 1949 में चलना शुरू कर रहा था वो साल 1978 तक आते आते लड़खड़ाने लगा था। देश में अकाल और भुखमरी जैसे हालात हो गए थे, यहाँ तक कि सरकार को भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या किया जाए जिससे कि चीन अपनी स्थिति पर दोबारा वापस लौट सके। जिस नेता का हम जिक्र कर रहे हैं उस नेता का नाम है माओ जेडोंग। ये वही नेता है जिसे इंडिया में आज भी कई नक्सली फॉलो करते हैं। लेकिन रात के बाद सुबह होती है और चीन में ये सुबह होती है 1978 में, यानी माओ की मौत के बाद, जब एक नया नेता इस देश को संभालता है। ये नेता माओ की तरह नहीं था, इसे दुनियादारी की समझ थी और ये विचारधाराओं के फेर में भी नहीं पड़ा था। यही नहीं, इसने माओ के नरसंहार को भी झेला था, जिसे हम कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इस नेता ने माओ के सरकारी संपत्ति पर कब्जे वाली सोच को भी झेला था और वो इनकी सारी असफलताओं को भी बारीकी से देख रहा था। उसने माओ के नरसंहार को देखा था और फिर भी उसके दिमाग में चीन के डेवलपमेंट की ही बात चल रही थी। इस नेता ने अगले 11 सालों में कुछ ऐसे काम किए जिसकी बदौलत आज चीन अमेरिका को भी टक्कर देने की हिम्मत रखता है। इस नेता का नाम था डेंग शाओपिंग, जिसने एक बेहद बुनियादी बात को अपने दिमाग में बिठा लिया था और ये बात थी चीन की आबादी को रिसोर्स की तरह देखने की। 1978 तक चीन की आबादी लगभग 90 करोड़ पहुंच गई थी और डेंग को यहीं पर यह बात समझ में आ गई थी कि कैसे किसी देश के जनसंख्या विस्फोट को भी अपने फेवर में किया जा सकता है। डेंग को पता था कि आगे आने वाला समय स्किल्ड लेबर का है और इसी वजह से उसने हर लेवल पर लोगों को ट्रेन करना शुरू किया। 1978 से लेकर 1988 तक डेंग ने सबसे पहले खेती पर ध्यान देना शुरू किया। जिस खेती पर अभी तक सरकार का कब्जा था, डेंग ने धीरे धीरे उसे प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया। यानी कि जिस खेती से अभी तक लोगों को सिर्फ जीवन जीने भर का अनाज मिलता था, अब उस जमीन से पैदा होने वाले सारे अनाज का प्रॉफिट किसानों का था। डेंग के इस कदम से यह हुआ कि जो चाइना अभी तक अकाल की मार झेल रहा था, वो धीरे धीरे खेती के मामले में इंडिपेंडेंट हो गया। एक बार जब चीन खेती में इंडिपेंडेंट हो गया तो डेंग ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप करना शुरू किया और देखते ही देखते खेती और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मदद से चीन एक अच्छी हालत में पहुंच गया। ये वो पॉइंट था जहां से चीन अपने सुपर पावर बनने की कहानी लिख सकता था। लेकिन 1997 में डेंग की मौत हो जाती है और दुनिया को यही लगता है कि शायद अब चीन का जो विकास का पहिया चला था वो रुक जाएगा। ये वो समय था जब चीन को एक क्रांति की जरूरत थी और ये क्रांति एक बड़ा नेता ही दिला सकता था। और चीन में ये क्रांति आई जिसे लेकर आए चीन के नए प्रेसिडेंट यांग शेंकुन। डेंग की मौत के बाद चीन के नए प्रेसिडेंट ने उन्हीं की सोच को और आगे बढ़ाया। लेकिन उन्होंने ये किया कैसे? 90 का दौर था, सदी शिफ्ट हो रही थी। दुनिया भर में टेलीफोन और फ्रिज जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामानों की होड़ मची हुई थी। इन सामानों को बनाने वाले देश थे जापान और साउथ कोरिया, जिनके पास लैंड और लेबर की कमी थी। और यहीं से चीन को चमका कि कैसे वो अपनी आबादी का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चीन ने अभी तक खेती और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जो पैसा कमाया था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा अपने लोगों को स्किल्ड करने में खर्च कर दिया। यहाँ पर 9 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया और इसके साथ ही चीन ने कई वोकेशनल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोले जिसकी मदद से लेबर्स को स्किल किया जा सके। और इसी का नतीजा देखने को मिला जब चीन में बाकी देशों की कंपनीज अपनी फैक्ट्रीज लगाने लगी। साथ ही साथ चीन ने एक माहौल बनाया जिससे कि इन कंपनीज को यहाँ पर काम करने में दिक्कत ना हो। इसके लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। इसमें बेहतरीन सड़कें, वर्ल्ड क्लास रेलवे
ट्रैक्स और शानदार ऑफिस शामिल थे। इसके साथ ही सरकार ने कम टैक्सेस के थ्रू भी इन कंपनीज को अट्रैक्ट किया। इन सबका नतीजा वही निकला जो चीन ने चाहा था। कई विदेशी कंपनियों ने चीन में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और इन्हीं कंपनियों से सीखते हुए चीन में भी कई इंडस्ट्रीज डेवलप हुई और इन्हीं चाइनीज कंपनीज की बदौलत आज चाइना ने साउथ एशिया के मार्केट पर अपना कंट्रोल कर रखा है। इसी तरह साल बदलते रहे और सालों के साथ चाइना भी। जब नई सदी की शुरुआत हुई तब अमेरिका और यूरोप के देशों में आईटी सेक्टर में भारी उछाल आया। एप्पल और डेल जैसी कंपनीज इन देशों में तेजी से ग्रो कर रही थी, लेकिन इन कंपनीज के साथ भी वही प्रॉब्लम आ रही थी जो जापान और साउथ कोरिया के सामने आई थी, यानी कि लैंड और लेबर की प्रॉब्लम। और इन्हीं कंपनीज की तरह डेल और एप्पल को भी चाइना ही लेबर और लैंड के मामले में सस्ता ऑप्शन दिखाई दिया। इसका नतीजा ये निकला कि जो चीन अभी तक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का हब था, वो धीरे धीरे आईटी सेक्टर का भी हब बनने लगा। बढ़ते आईटी सेक्टर के साथ चीन के दिमाग में एक नया आइडिया आया और यह आइडिया था फॉरेन कंपनीज का चाइनीज कंपनीज के साथ टाई अप। यानी कि कोई भी फॉरेन कंपनी अगर चाइना में अपनी फैक्ट्री खोलना चाहती है तो उसे चीन की ही किसी कंपनी के साथ टाई अप करना होगा। इससे हुआ यह कि चीन ने अपना ही एक आईटी सेक्टर अपने देश के अंदर डेवलप कर लिया और चीन के इसी आईटी सेक्टर से कई मोबाइल कंपनीज भी निकली, जैसे कि शाओमी, ओप्पो, रियलमी और वन प्लस। दोस्तों, चीन के डेवलपमेंट ने यह दिखाया है कि अगर किसी देश के ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से डेवलप किया जाए तो कोई भी देश तरक्की की राह पर चल सकता है। शायद इंडिया में यहीं पर चूक हुई जिसकी वजह से आज हमारा देश सुपर पावर बनने की ओर चल रहा है, जबकि चीन ऑलरेडी एक सुपर पावर बन चुका है। साल 1978 में चीन जितना ट्रेड पूरे साल भर में करता था, आज उतना ही ट्रेड वो सिर्फ 2 दिनों में कर लेता है। आज भी चाइना अपने कोल और पेट्रोलियम के लिए ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों पर डिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी वो अमेरिका से आंख लड़ाने के लिए हरदम तैयार रहता है। चीन के डेवलपमेंट की ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी हमें जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।